गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक चल रहा है इस समय। कल हम लोगों ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ा था, क्या है उनकी मान्यताएं, क्या उनके एजम्पशंस है, उसको हमने डिटेल में पढ़ा। मैं होप करती हूँ कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं होगा। आज हम लोग केन्स के बारे में पढ़ेंगे। केन्स ने कैसे जो है क्लासिकल को क्रिटिसाइज किया था। किसी का कोई डाउट है तो पूछिए, मैं थोड़ा देर वेट कर लेती हूँ, 5 मिनट। आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप ले लीजिए। ओके, सभी की तैयारी कैसी चल रही है? नेट का एग्ज़ाम है पास में, किन लोगों के हैं एग्ज़ाम? गुड मॉर्निंग रिया, गुड मॉर्निंग दीप्ति। ओके, दीप्ति का नेट का एग्ज़ाम है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन। करेंट, हाँ करेंट डेटा तो हम डालते रहते हैं यूट्यूब पे। जो सेशन आता है आप देखिए, जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, लास्ट में वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा हम लोग करंट के अपडेट कर रहे हैं, तो आप लेते रहा कीजिए, क्लास लास्ट तक देखा कीजिए। वहाँ पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट डेटा चल रहा है और ये डेटा चलता रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं आ जाता, हो जाता। चलिए हम लोग पढ़ेंगे आज केन्स assumptions of determining income output and employment। मतलब केन्स की क्या मान्यताएं थी जिसके बेसिस पर वो इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करते थे। देखिए क्या था, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, कल मैंने बताया था कि उन्होंने कोई प्रिंसिपल या कोई थ्योरी नहीं दी थी, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिया था और उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ही वो क्या करते थे, इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करते थे। लेकिन केन्स ने उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया। क्यों क्रिटिसाइज किया? देखिए, जब 1929 का ग्रेट डिप्रेशन आया था, महान मंदी आई थी, तो उस समय जो क्लासिकल्स के एजम्पशंस थे वो पूरी तरह से कोलैप्स हो गए थे, वो पूरी तरीके से फेल हो गए थे, जिसे केन्स ने बहुत क्रिटिसाइज किया। केन्स ने क्या कहा था उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं, क्या एजम्पशंस है केन्स के और किस बेसिस से उन्होंने क्रिटिसाइज किया था क्लासिकल को। चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, पहला क्या था, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो मानते थे कि इकोनॉमी में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन रहती है, यानी अर्थव्यवस्था में जितने लोग भी रोजगार चाहते हैं उन्हें रोजगार मिल जाता है। और अगर कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो वो क्या होता है, वॉलेंट्री होता है, यानी लोग जो है वो प्रिवेलिंग वेज रेट पर काम करने को तैयार नहीं है, तभी वो बेरोजगार है। अदरवाइज जितने लोग भी काम चाहते हैं उन्हें काम मिल जाता है। और अगर कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आती भी है तो प्राइस मैकेनिज्म के ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट के कारण इकोनॉमी जो है अपने आप फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पर आ जाती है। तो केन्स ने इसे पूरी तरह से क्रिटिसाइज किया। केन्स ने कहा कि इकोनॉमी में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन नहीं होती है, इकोनॉमी में हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। ठीक है, तो केन्स रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट of full employment of classicals। केन्स ने क्लासिकल्स के फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से नकारा और बोला कि इकोनॉमी में कभी भी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, इकोनॉमी में हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या था देखिए, केन्स रिजेक्टेड शेज लॉ। केन्स जो है वो सेज लॉ को रिजेक्ट करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, क्योंकि सेज लॉ क्या कहता है, सेज लॉ कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, यानी पूर्ति जो है अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। ऐसा सेज लॉ का यानी क्लासिकल्स का मानना था कि सप्लाई साइड इकोनॉमी की बात करते हैं। लेकिन केन्स कहते हैं कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड नहीं होता है, डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, यानी मांग है जो अपनी पूर्ति स्वयं पैदा करती है। पहले मांग होती है इकोनॉमी में, उसके बेसिस पर किन वस्तुओं की आवश्यकता है, किन वस्तुओं की डिमांड है, उसके बेसिस पर सप्लाई की जाती है इकोनॉमी में। ठीक है, तो केन्स ने उन्हें रिजेक्ट किया और केन्स ने क्या कहा कि डिमांड है जो सप्लाई क्रिएट करती है, डिमांड क्रिएट्स सप्लाई। ठीक है,
और ये जो केन्स थे उन्होंने जो इकोनॉमी बताई थी वो कौन सी इकोनॉमी है? डिमांड साइड इकोनॉमी है, ठीक है। ये डिमांड साइड इकोनॉमी की बात करते हैं। केन्स जो है डिमांड साइड इकोनॉमी की बात करते हैं। डिमांड साइड इकोनॉमी है इनकी, ठीक है। फोर्थ क्या है? देखिए जो क्लासिकल्स थे वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को कभी भी इकोनॉमी में इंटरवेंट करने की जरूरत नहीं। वो लेसेस फेयर इकोनॉमी की बात करते हुए कहते हैं सरकार को हस्तक्षेप करने की इकोनॉमी में आवश्यकता नहीं है, सरकार का हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था में कम से कम होना चाहिए। केन्स ने इसका भी विरोध किया। केन्स ने कहा कि सरकार का अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप जरूरी है। अगर मंदी की सिचुएशन से अर्थव्यवस्था को बाहर निकालना है तो उसके लिए सरकार का हस्तक्षेप होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर सरकार हस्तक्षेप करेगी तभी हम इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को मंदी के सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो केन्स क्या कहते हैं कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है वो नेसेसरी है। गवर्नमेंट is necessary। सरकार का हस्तक्षेप जो है वो आवश्यक है। पांचवा क्या assumptions था केन्स का? केन्स टॉक्स अबाउट इफेक्टिव डिमांड। केन्स जो है इफेक्टिव डिमांड की बात करते हैं, जहां पर क्या होता है एग्रीगेट डिमांड जो है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है। केन्स ने जो थियरी दी थी वो एक शॉर्ट टर्म थियरी दी थी, क्योंकि केन्स का मानना था कि लॉन्ग रन में हम सब मर जाते हैं। केन्स क्या कहते हैं? इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड, ठीक है। ये एक शॉर्ट रन थियरी है। वही जो क्लासिकल्स थे वो लॉन्ग रन थियरी की बात करते हैं। क्या बोलते हैं ये? इन शॉर्ट रन, सॉरी इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड। इन लॉन्ग रन वी ऑल आर डेड मतलब दीर्घकाल में सभी लोग मर जाते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें क्या रिटर्न मिला, ठीक है। जो क्लासिकल्स थे वो कहते हैं कि जो वो लॉन्ग रन थियरी की बात करते हैं वो कहते हैं जो रेंट है वो लॉन्ग रन में मिलता है। तो केन्स कहते हैं कि लॉन्ग रन में कोई जिंदा रहेगा तब तो उन्हें पता चलेगा कि क्या होने वाला है या क्या हुआ, ठीक है। तो वो यही कहते हैं शॉर्ट रन थियरी है, सारे इफेक्ट वो शॉर्ट रन में देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट नंबर हम पढ़े थे 7। देखिए क्या है, जो क्लासिकल्स थे वो क्या कहते हैं? देखिए जो क्लासिकल्स थे वो कहते हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड ऑफ लेबर ये दोनों फंक्शन किसका है? रियल वेज का, ठीक है। उनका मानना था कि सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड फॉर लेबर दोनों फंक्शन है रियल वेज यानी वास्तविक मजदूरी दर का। लेकिन केन्स ने इन्हें क्रिटिसाइज किया। केन्स कहते हैं कि सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो फंक्शन है मनी वेज का। सप्लाई ऑफ लेबर इज फंक्शन ऑफ मनी वेज, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W से। और डिमांड ऑफ लेबर इज फंक्शन ऑफ रियल वेज। रियल वेज को किससे डिनोट करते हैं? W/P से। मतलब मनी वेज को हम लोग जब प्राइस से डिवाइड कर लेते हैं तो हमारा रियल वेज निकल जाता है। तो क्या कह रही है? देखिए सप्लाई ऑफ लेबर इज द फंक्शन ऑफ रियल वेज, फंक्शन ऑफ सॉरी मनी वेज। तो सप्लाई ऑफ लेबर और मनी वेज के बीच में कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन। अगर मनी वेज बढ़ेगा
तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगा, मनी वेज घटेगा तो सप्लाई ऑफ लेबर क्या होगा, घट जाएगा। और वही डिमांड ऑफ लेबर इज द फंक्शन ऑफ रियल वेज। अगर इनके बीच में कैसा रिलेशन होता है, इनके बीच में होता है इनवर्स रिलेशन। अगर डिमांड फॉर लेबर अगर बढ़ता है तो सॉरी देखिए क्या है W/P रियल वेज। अगर रियल वेज बढ़ेगा तो क्या होगा, डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम हो जाएगा। अगर रियल वेज कम होगा तो डिमांड फॉर लेबर जो है वो बढ़ जाएगा। कल मैंने बताया था कि डिमांड फॉर लेबर कौन करता है, लेबर की डिमांड कौन करता है, प्रोड्यूसर। अगर रियल वेज बढ़ जाएगा तो प्रोड्यूसर को ज्यादा से ज्यादा वेज पे करना पड़ेगा, तो अब वो क्या करेगा, डिमांड करेगा लेबर की कम, ठीक है। और सप्लाई, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी वेज बढ़ रही है, मनी वेज अगर आपका बढ़ जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा काम करने जाएंगे कि हाँ मुझे ज्यादा सैलरी मिल रही है, मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा। तो वही है, सप्लाई ऑफ लेबर के बीच में और वेज के बीच, मनी वेज के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। और डिमांड फॉर लेबर और रियल वेज के बीच में इनवर्स रिलेशन है, ठीक है। क्लासिकल्स क्या कहते थे, क्लासिकल्स कहते थे कि दोनों जो फंक्शन है वो रियल वेज का है। केन्स क्या कह रहे हैं, सप्लाई ऑफ लेबर मनी वेज का फंक्शन है और डिमांड फॉर लेबर रियल वेज का फंक्शन है। क्लासिकल्स कहते थे कि दोनों जो है वो रियल वेज का फंक्शन है। हाँ ठीक है, देखिए केन्स टॉक्स अबाउट प्राइस रिजिडिटी एंड वेज रिजिडिटी। देखिए जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे वो कहते थे कि प्राइस, वेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये फ्लेक्सिबल है, इनमें अकॉर्डिंग टू टाइम चेंजेस आते रहते हैं, आप इनको समय के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। वही केन्स कहते हैं कि, और मैंने पिगू का भी स्टेटमेंट बताया था कि पिगू क्या कहते हैं कि अगर आपको बेरोजगारी को कम करना है तो आप क्या कीजिए, वेज रेट को कम कर दीजिए, ठीक है। केन्स ने क्या कहा, केन्स जो है वो प्राइस रिजिडिटी और वेज रिजिडिटी की बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि जो प्राइस है वो रिजिड है, वेज जो है रिजिड है, आप वेज में कमी नहीं कर सकते। अगर आप वेज को कम करेंगे तो लेबर क्या है वो स्ट्राइक कर देंगे, वो तालाबंदी कर देंगे। अगर आप किसी को भी, हर किसी को क्या होता है, बढ़ता हुआ सैलरी पसंद आता है, किसी को घटता हुआ वेज पसंद नहीं आता। अगर आपकी वेजेस सैलरी मान लीजिए आपको 50,000 मिल रहा है, किसी ने आपकी सैलरी जो है, आपकी गवर्नमेंट आती है ऐसी कि आपकी सैलरी जो 45,000 कर देती है, 40,000 कर देती है, तो आप उसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप स्ट्राइक करेंगे। तो केन्स वही कहते हैं, वो प्राइस रिजिडिटी, वेज रिजिडिटी की बात करते हैं, ठीक है। वही जो क्लासिकल्स थे वो प्राइस को फ्लेक्सिबल मानते हैं, वेज को फ्लेक्सिबल मानते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्लेक्सिबल मानते हैं, ठीक है। बताइए और किसी का कुछ डाउट है? हाँ करेक्ट है ये भी। केन्स जो है वो मनी इल्यूजन की बात करते हैं। केन्स कहते हैं कि मुद्रा में हमेशा भ्रम रहता है, मुद्रा का भ्रम होता है। केन्स हमेशा मनी इल्यूजन की बात करते हैं बस, लेकिन जो क्लासिकल्स थे वो मनी इल्यूजन को नहीं मानते थे, ठीक है। मुद्रा का भ्रम केन्स कहते थे हमेशा होता है। लोगों को लगता है कि मेरी सैलरी बढ़ गई है, पर एक्चुअल में उनकी सैलरी बढ़ी नहीं होती है, सिर्फ मनी वेज बढ़ा, वो एक इन्फ्लेशन है, ठीक है। इन्फ्लेशन है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ी हो। सैलरी बढ़ने का मतलब आपका रियल वेज नहीं बढ़ा। मान लीजिए आपकी सैलरी मान लीजिए 1 साल पहले आपकी सैलरी 10,000 थी, इस बार आपकी सैलरी जो है वो 12,000 2,000 रुपये बढ़ जाती है, इतना बढ़ता नहीं तो आप इतना लेके नहीं चलिएगा। तो क्या होता है कि अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 12,000 बढ़ गई, आप 10,000 में भी 500 कमोडिटी खरीद पा रहे थे, आप 12,000 में भी 500 रुपये कमोडिटी खरीद पा रहे हैं, तो लोगों को भ्रम हो रहा है कि मेरी सैलरी तो बढ़ गई 12,000, पर ये एक्चुअल में इन्फ्लेशन है, ठीक है। ये
आपकी मनी की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ी। अगर आपकी मनी की परचेजिंग पावर बढ़ जाती तब इसे हम कहते कि ये रियल में आपकी जो वेज है वो बढ़ गई। इसका मतलब क्या होता है कि रियल वेज बढ़ गई, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं आप, मनी इल्यूजन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मनी इल्यूजन। इन्फ्लेशन बढ़ा है ना कि आपका रियल वेज बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। देखिए जो क्लासिकल्स थे वो कहते थे कि मुद्रा की मांग केवल दो उद्देश्य से की जाती है, ठीक है। मुद्रा की मांग, मनी की डिमांड केवल 2 मोटिव्स के लिए की जाती है, ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन, लेन देन के लिए और सुरक्षा के लिए। लेन देन का मतलब जैसे हमें किसी वस्तु को लेना है, उसके लिए हमको पैसे चाहिए, तो ये हमको अगर ये पेन खरीदना है तो इसके बदले हमें क्या चाहिए, पैसा, तो ट्रांजैक्शन हो रहा है ये। तो मतलब ट्रांजैक्शन के लिए या तो लोग मुद्रा की मांग करते हैं या तो प्रिकॉशन। प्रिकॉशन का मतलब भविष्य को अपने सिक्योर करने के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए, उनकी शादी करने के लिए, और कभी आपको कभी क्या बोलते हैं कि कुछ दुर्घटनाएं हो जाए उसके लिए कुछ लोग पैसे बचा के रखते हैं। तो क्लासिकल्स का मानना था कि मुद्रा की मांग सिर्फ 2 मोटिव्स के लिए किए जाते हैं। वही केन्स जो थे वो कहते हैं मुद्रा की मांग 3 मोटिव के लिए किए जाते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं वो कि मुद्रा की मांग जो है 3 मोटिव से किए जाते हैं। देयर आर 3 motives of demand for money। मुद्रा की मांग जो है 3 उद्देश्यों से की जाती है। पहला क्या है, ट्रांजैक्शन मोटिव। दूसरा क्या है, प्रिकॉशन मोटिव। और तीसरा क्या है, स्पेक्यूलेशन। ट्रांजैक्शन मोटिव मतलब लेन देन के लिए, प्रिकॉशन मतलब सुरक्षा के लिए, और स्पेक्यूलेशन का मतलब सट्टेबाजी के लिए। जैसे सट्टेबाजी का मतलब क्या होता है कि लोग जो बैंक में पैसा रखते हैं, शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, तो ये क्या स्पेकुलेशन है। तो केन्स कहते हैं कि मुद्रा की जो मांग है वो 3 मोटिव से किए जाते हैं, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन एंड स्पेकुलेशन, ठीक है। याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आते हैं, एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स से टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लगभग 80% क्वेश्चन आ ही जाते हैं। 60% तो आप अगर नेट का एग्जाम दे रहे हो तो कवर है कि इनसे ही आएंगे, बाकी जो 40% क्वेश्चन है वो अलग अलग सब्जेक्ट से आते हैं, अलग अलग जो आपके टॉपिक है उससे आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, केस जो है वो 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, याद रखिएगा ये आप, कौन सा है नंबर 7। केस जो है 3 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, C+I+G। वही जो क्लासिकल्स थे वो सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात करते हैं, वो क्लोज्ड इकोनॉमी की बात करते हैं। क्लोज्ड इकोनॉमी तो यहाँ भी है, लेकिन वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन को नहीं मानते थे, लेकिन केन्स ने गवर्नमेंट को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, इसलिए क्या हो गई, 3 सेक्टर इकोनॉमी हो गई। केन्स कहते हैं वो फिस्कलिस्ट थे, वो राजकोषीय नीति को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते थे। उनका मानना था कि अगर इकोनॉमी में सुधार लाना है, इकोनॉमी को मंदी की स्थिति से बाहर निकालना है, तो सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक है, ठीक है। इसलिए उन्होंने गवर्नमेंट को इसमें इंक्लूड किया। तो इनकी इकोनॉमी क्या है, 3 सेक्टर इकोनॉमी है, ठीक है। कोई डाउट है तो बताइए। चलिए तो आज यहीं पे आपका सेशन एंड करते हैं। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। आप लोगों ने कोई कमेंट किया नहीं है, कुछ लोग नो डाउट लिख रहे हैं, तो अच्छी बात है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है, आपकी तैयारी अच्छी है।
तो चलिए वाइंड अप करते हैं यहीं पर सेशन। यूट्यूब पर आप लाइव होंगे मैं लाइव होंगी 7:30 बजे। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर शाम को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।